डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक टाइम चुरा के चलिए क्विकली इस लेट इवनिंग में सैटरडे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक छोटा सा, क्योंकि 50 क्वेश्चन का है तो जल्दी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ केवल कम टाइम के चलते, लेकिन गौर से सुनिएगा। और ये बहुत ही अच्छा पेपर है और ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जो कोलकाता में है उसके मास्टर्स डिग्री की एंट्रेंस टेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में, उसके 2023 के पॉलिटिकल साइंस पेपर को मैं एनालाइज कर रहा हूँ। ये मेरे कुछ स्टूडेंट जो वेस्ट बंगाल से, उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया है और ये लेटेस्ट पेपर है। प्रेसिडेंसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी कितना फेमस है आपको पता है, कोलकाता में बहुत प्रेस्टिजियस। तो चलिए इसको क्विकली डिस्कस करते हैं। जो सभी जो बचे हुए जो आप पीजी एंट्रेंस टेस्ट है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो जामिया हो, चाहे एएमयू हो, चाहे सेपेट हो, तो सबके लिए यूजफुल। और गौर से सुनिएगा मैं क्या बोलता हूँ, जो लिखा हुआ है वो तो है थोड़ी बहुत। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू और डिस्कस करें, आपको बताना मेरा कर्तव्य है, आपका जानना अधिकार, कि दो कोर्स अभी जो हैं चल रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप जेएमआई, एएमयू, सिपेट, उड़ीसा या कोई अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं लाइक असम या इस तरह के प्रेसिडेंसी कॉलेज एंड ऑल, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो अभी जस्ट शुरू हुई है अप्रैल में, इसकी डिटेल यहाँ दी गई है। आप इस मेल आईडी पे paulsciencehelp@gmail.com पे अपना टेलीग्राम आईडी, नेम एंड मोबाइल नंबर भेजें। यदि आप नेट जेआरएफ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो ऑल्सो यूजफुल होता है, सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएसबी उड़ीसा, पीजीटी एंड ऑल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। इस ऑनगोइंग बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो जून तक चल रही है। इसके लिए मेल आईडी डिफरेंट है, प्लीज गौर करें। ये paulsciencehelp@paulsciencehelp.in है। यस, इस पे अपने नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर भेजें। ये जो है तीन बुक और चौथा तो यहाँ पे मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, यूजीसी नेट गाइड। ये सबसे जो अभी आपके लिए, यदि आप साउ की पीएचडी दे रहे हैं, आज तो साउ की ईटी हुई है और ये गाइड बहुत ही यूजफुल साबित हुआ होगा जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे हैं। तो और ये जो है सीयूईटी की जो गाइड है, ये अभी जितने और बचे हुए हैं पीजी एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए बेहद उपयोगी है। ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस को तो आप लोगों ने एक मदर बुक बनाया है ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां पॉल साइंस होती है। और यूजीसी नेट गाइड भी उतनी ही पॉपुलर है। सबकी यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दी गई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी जाएगी, जिसको आप सीधा क्लिक कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन आंसर का करते हैं दौर शुरू। जैसा मैंने बोला कि मैंने बहुत हड़बड़ी में इसको इसलिए बनाया है ताकि मैं इसको कर सकूं, नहीं तो ये टल जाता, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया है, लेकिन मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। द बुक द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल इज रिटन बाय, ये बुक पहली बार शायद आप मेरे स्टूडेंट देख रहे होंगे, क्योंकि कार्ल स्मिट जो हैं ये जर्मन जूरिस्ट थे, 1920-30 के आसपास लिखते थे, और इन्होंने ये जो बुक लिखा है बहुत ही फंडामेंटल बुक है। ये आश्चर्य की बात है कि हम लोगों ने इस बुक को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। सो थैंक्स टू दिस पेपर, जिससे कि ये बुक हम लोग के सामने निकल के आ रहा है। इस बुक के बारे में आपको जानना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल कार्ल स्मिट, 1932 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। यहाँ पे थियोडोर ओडोर्नो दिखते हैं, जो आपको फ्रैंकफर्ट स्कूल के हैं। इमानुअल कांत, फेमस जर्मन फिलोसोफर, थिंकर, लिबरल थिंकर, जो इनलाइटनमेंट के एक तरह से मसीहा जैसे हैं, जिन्होंने परपेचुअल पीस थीसिस लिखा है। और निकोलो मैकियावेली, द प्रिंस, रियलिस्ट थिंकर। यहाँ पे देखिए मैच करना इसमें काफ़ी आसान इसलिए है कि आप हिस्टोरिकल जो अप्रोच है उससे जॉर्ज हॉलैंड सबाइन को मैच जैसे ही करेंगे, ए का 4 आपका ये क्रैक हो जाता है। उसके बाद तो इम्पेरिकल जो है आप इसको मैच कर सकते हैं। इंपेरिकल को इन्होंने 2 से किया है, ठीक है। सी राइट मिल भी है। नॉर्मेटिव जो है जॉन रॉल से कर सकते हैं। और पोस्ट बिहेवियरल एंड बिहेवियरल दोनों के लिए डेविड स्टन जाने जाते हैं। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजॉल्व टू सेटअप इन ईच फेडरल यूनिट, क्या करना चाह, सॉरी फिफ्थ शेड्यूल एंड फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल जो है वो एससी और एसटी जो एरिया है, सॉरी जो ट्राइबल एरिया है उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। फिफ्थ शेड्यूल में जो 10 स्टेट हैं जिसमें कि जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन मेजोरिटी में नहीं है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। और सिक्स शेड्यूल नॉर्थ ईस्टर्न के उन स्टेट जहां पे कि ट्राइबल मेजोरिटी में है या उस एरिया में। सो यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का प्रोविजन है। सिक्स शेड्यूल के अनुसार जो है ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रोविजन है। द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन, ये कितना मजेदार ये क्वेश्चन है। देखिए क्या ये लोकस, फोकस, ऑथर्स, टाइम स्पेन, तो ये बेसिकली लोकस पे है कि मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लोकस का है। लोकस का मतलब कि आपकी प्लेस कहाँ है।
तो आपका जो प्लेस है वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, आपको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करनी है, ना कि पॉलिसी बनाना है, जो कि पॉलिटिकल डोमेन में आता है. सो लोकस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटरमिन्ड बाय दिस प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी. आपको ये पता होना चाहिए कि ये डायकोटमी की शुरुआत 1887 में जो आर्टिकल लिखा था वुडरो विल्सन ने स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उससे ही शुरुआत हो गई थी. बाद में फ्रैंक जे गुडनॉ ने इसको और ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया, और ये कई दशकों तक चलता रहा, जब तक कि ये लगभग मुझे लगता है कि बाद में ये 50-60s में 1950-60s में ये टूटा कि ये डायकोटमी या ग्लास वॉल जो है इसको तोड़ देना चाहिए. और आज के समय में तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फोकस ही पॉलिसी है. हमजा अलवी ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया था ओवर डेवलप्ड पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, उन्होंने दो कंट्री को एज ए केस स्टडी लिया था इसको स्टडी करने के लिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान. इस पे उन्होंने बुक भी लिखी है. ओवर डेवलप्ड स्टेट क्या होती है? जो स्टेट सोसाइटी के डेवलपमेंट से ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है. और ऐसा क्यों होता है? आप गौर कीजिए, 1947 में इंडियन जो स्टेट था जब आज़ाद हुआ तो वेल डेवलप्ड था, इसकी बहुत अच्छी आर्मी थी, बहुत आयरन फ्रेम जिसको कहते हैं स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ब्यूरोक्रेसी थी, कोर्ट कचहरी सब एकदम अच्छा था, दुरुस्त था. लेकिन सोसाइटी टर्मोइल में था. ऐसा इसलिए होता है कि जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट हैं, जब वो कॉलोनियल स्टेट थे तो वो स्टेट बहुत जबरदस्त जो है कॉलोनियल मास्टर ने बना दिया था, लेकिन सोसाइटी पिछड़ा छूट गया था. ऐसे स्टेट को जो इन कंपैरिजन टू इट्स सोसाइटी बिकम्स ओवर डेवलप्ड इज कॉल्ड ओवर डेवलप्ड स्टेट. हमजा अलवी की इसमें थीसिस बहुत खासा इंपॉर्टेंट है. मैकियावेली इज कंसिडर्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर, फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, बिकॉज उन्होंने रिपब्लिकनिज्म पे बात किया, नेशनलिज्म पे बात किया, सेकुलरिज्म पे बात किया, लाइक दैट. इन दोनों को देखिए मैच करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो हमारे चार पुरुषार्थ हिंदू मेथोलॉजी या हिंदू वे ऑफ लाइफ में माने जाते हैं. तो धर्म जो है वो उसको आप कह सकते हैं ड्यूटी है, वंस ड्यूटी, राइटियसनेस भी है, अर्थ जो है मटेरियल वेल्थ है, कर्मा जो है वो ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर है, और मोक्ष जो है लिबरेशन ऑफ सोल. तो आप मिला लीजिएगा. Who argued that nationalism strive for one culture or ethnicity under one roof or state. मतलब एक तरह से मोनो कल्चर करने के बाद मोनो एथनिसिटी करने के जो प्रयास है वो नेशनलिज्म, एक तरह का क्रिटिकल है, ये पॉलेमिक है. ये अर्नेस्ट गेलनट का ये कथन है, याद कर लीजिए. यहाँ पे इन सब के बुक को देखिए, खास करके हांस कॉन की बुक भी हम लोग, मतलब मेरे द्वारा बहुत डिस्कस नहीं हुआ, अच्छा है इस पेपर के थ्रू हम लोग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन्होंने लिखा था, हांस कॉन, जर्मन. एरिक हॉब्सबॉर्न की जो ये बुक है ये तो इतनी फेमस है, कई जगह मैंने बताया है, नेशनलिज्म इन्वेंटेड ट्रेडिशन. तो इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि विच थिंकर टोल्ड दैट नेशनलिज्म इज ए इन्वेंटेड ट्रेडिशन. और बेनेडिक्ट एंडरसन की जो इमेजिन कम्युनिटी है उसे तो कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट इंडिया में 2019 में पास होता है. हु कॉइन्ड द टर्म इंफॉर्मेशन इलिट, ये क्वेश्चन खासा मुझे भी खोजने में परेशानी हुई, मुझे भी पता नहीं था. और ये डैनियल लर्नर हैं जिन्होंने की बुक लिखा था द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, और उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन इलीट की बात की थी. इंफॉर्मेशन इलीट कौन है? जो मास मीडिया में जो इंफॉर्मेशन प्रसारित होती है, जो टीवी न्यूज़पेपर, उसको जो कंट्रोल करते हैं वो इंफॉर्मेशन इलीट है, जिनके कब्जे में जो है वो मास मीडिया रहती है, और वो जिस तरीके का डिस्कोर्स बनाना चाहते हैं वैसा बना लेते हैं. डैनियल लर्नर. इन रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म मैच द फॉलोइंग, ये तो आसान होना चाहिए. विल कैमेलिका जो है वो ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट की बात करते हैं, और इसी से आपका ये जो है क्रैक हो जाता है. चार्ल्स टेलर बात करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन कि मतलब आपको दूसरे कल्चर को एक तरह से पॉजिटिवली रिकॉग्नाइज करना है, अप्रिसिएट करना है, केवल सहना नहीं है. फिलिप पेटिट बात करते हैं रिपब्लिकन फ्रीडम की, जो कि फ्रीडम फ्रॉम डोमिनेशन है, और बीकू पारेख बात करते हैं इंटरकल्चरल डायलॉग की. हु मेड द पायनियरिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी. तो ग्रामस्ची से रिलेटेड इतनी सारे थॉट हैं, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की, हेजोमनी की, एंड सिविल सोसाइटी पे तो उनके काफ़ी सारे थॉट हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा. लुई अल्थुजर यहाँ दिखते हैं जो आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस के कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं. पार्था चटर्जी
जो नेशनलिज्म को पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में एक डेरिवेटिव डिस्कोर्स मानते हैं, और राल्फ मिलीबेंड यहाँ दिख रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच लेते हैं कैपिटलिस्ट स्टेट को समझने के लिए। What is the feature of the shift in the defense policy of Japan in December 2022? चूंकि यहाँ all of the above सब मिलता जुलता आप इसको कर सकते हैं कि इसका फोकस चेंज हो गया, नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी, डिफेंस बिल्डअप प्रोग्राम एंड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इसके जो उन्होंने क्वाड भी ज्वाइन किया है। Which of the following section of the Indian Penal Code is related to LGBT? सेकंड क्वेश्चन, LGBT पे हम लोग सभी जानते हैं 377 उसी को हटाने की लंबी मुहिम चल रही थी। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो EWS को 10% रिजर्वेशन देता है वो आर्टिकल 15 एंड 16 में चेंज करता है, 6(6) इसका सब क्लॉज। दलित पैंथर का जो फाउंडर है वो नामदेव धसाल हैं महाराष्ट्र में। दलित पैंथर एक तरह का यंग इंटेलेक्चुअल दलित जो लिटरेचर एंड डायरेक्ट डिस्कोर्स को चेंज करके जो है दलित की थोड़ी बहुत जो है वो उग्र भी थे, महाराष्ट्र में उदय हुआ था दलित पैंथर्स। Who is the author of the Indian War of Independence, जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था, गदर 1857 का? ऑफ कोर्स ये सावरकर हैं। Who proposed the concept of bounded rationality? We all know Herbert Simon, bounded rationality। तो बहुत बार रिग्स यहाँ पे हैं, तो ये जाने जाते हैं अपने इकोलॉजिकल अप्रोच एंड प्रिज्मेटिक सोसाइटी के एनालिसिस के लिए, एंड टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के लिए, और गुलिक उर्विक के साथ मिलकर पोस्ट कॉर्प के लिए। केनेथ वॉल्ज एसोसिएटेड हैं न्यू रियलिज्म से। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इमैनुअल वॉर्नस्टीन का थीसिस है। वर्ल्ड कल्चर थ्योरी तो आप चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट पास द पोस्ट जिसको FPTP शॉर्ट में कहते हैं, उसका रियल नेम है सिंपल मेजोरिटी सिंगल डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो सिंपल मेजोरिटी सिस्टम कह सकते हैं जिसमें कि 5 कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट मान लीजिए 5 कैंडिडेट हैं, जो सबसे ज्यादा वोट लिया वो जीता, चाहे वो 20% ही क्यों ना हो। इसमें आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी 50% प्लस 1 वोट नहीं चाहिए होता है। लिस्ट सिस्टम यहाँ दिखता है जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, और मिक्स्ड मेंबर दिखता है जहां पे कि इन दोनों को जो है एक तरह से मिक्स कर दिया जाता है। आधे सीट जो है लिस्ट सिस्टम से भरे जाते हैं, पार्टी लिस्ट से, आधे सिंपल मेजोरिटी। हु सेड वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, ये कथन जो है जॉन लॉक का है, जो कि लॉ को फ्रीडम से जोड़ते थे कि लॉ का पर्पस ही फ्रीडम को बढ़ाना है। रूसो भी इसी टाइप का बात करते हैं कि जो लॉ जनरल विल से निकलती है उसको यदि आप पालन करते हैं तो आप मोरल फ्रीडम को प्राप्त करते हैं। इसी तरह की बात लगभग जो है इमैनुअल कांत भी कहते हैं कि कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को जब आप फॉलो करते हैं तो मोरली आप लिबरेट होते हैं, वो भी एक तरह का यूनिवर्सल लॉ है। यहाँ लास्की दिखते हैं जो एक प्लूरलिस्ट थिंकर हैं, लेफ्ट ओरिएंटेड, इंग्लैंड में। Which one of the following is not an element included in सप्तांग theory of state by Kautilya? तो इसमें 7 थ्योरी, 7 जो लिम्ब स्टेट के हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म की तरह स्टेट को ट्रीट किया जाता है, जैसे कि एरिस्टोटल ट्रीट करते हैं, जैसे मॉडर्न काल में हेगल ट्रीट करते हैं। तो उसी तरह से वो कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की तरह इसके 7 लिम्ब हैं। स्वामी जो कि राजा हो गया, अमात्य, मंत्री, जनपद मतलब जो टेरिटरी है, दुर्ग मतलब आप कह सकते हैं फोर्ट, कोस मतलब ट्रेजरी, एंड दंड मतलब आर्मी, एंड मित्र एलाई। तो इसमें जो है इनमी जो है वो इसमें नहीं है, ये तीनों तो हैं। Who expounded मतलब एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी मतलब कि जो चीज से आपको सीधा फायदा हो, मतलब बिना मोरलिटी को देखे हुए, जो रिक्वायरमेंट हो, प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट, प्रैग्मेटिज्म। तो पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी ऑफ इस्लामिक थ्योरी, ये जियाउल बर्नी जाने जाते हैं। उसी तरह जैसे कि मैकियावेली हैं, या अभी आपने देखा कौटिल्य का, उस तरह की बातें करते हैं पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी के लिए क्या एक मुस्लिम सुल्तान को करना चाहिए नॉन मुस्लिम लैंड में शासन करने के लिए। हु डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ एंड प्रोवर्ब, ये हम लोग सब जानते हैं, हर्बर्ट साइमन। इनफैक्ट इनके पहले ये 1940s लेट में लिख रहे थे, और उसके पहले जो है गुलिक, उर्विक, फायोल, इन सब ने जो है टेलर, वेबर, इन लोगों ने काफ़ी जो है एक साइंटिफिक वे में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी इस तरीके से दी थी कि वो किसी भी देश, काल, सीमा, परिवेश में लागू होगा। तो उसको एक यूनिवर्सलिज्म का एक उन्होंने रूप दिया था कि जैसे न्यूटन का लॉ है वैसे एडमिनिस्ट्रेशन की लॉ बन सकती है। उसको हर्बर्ट साइमन ने कहा कि ये बिल्कुल बकवास है, ये मिथ एंड प्रोवर्ब है, क्योंकि एक उनका जो कथन है उस लॉ का अपने ही दूसरे को काटता है। मतलब उन्होंने वो जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जो एरा था उसको बिल्कुल काट दिया।
हु इज डिस्क्राइब्ड एज द पाइवट ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। जो इंडिया में जो स्टेट हैं, डिफरेंट स्टेट लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल, उसमें जो पाइवट है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। जैसे कि सेंटर में कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, उसी तरह वहाँ चीफ सेक्रेटरी। हु propounded the concept of ग्राम स्वराज, ऑफ कोर्स महात्मा गांधी। यहाँ पे राम मनोहर लोहिया दिखते हैं, जो चौखंबे राज, 4 पिलर्ड स्टेट के लिए जाने जाते हैं। जेपी नारायण जो सर्वोदय एंड संपूर्ण क्रांति के लिए जाने जाते हैं। और टैगोर जो है ए ह्यूज क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं। Who decide the service condition of the controller and auditor general। जो आर्टिकल 148 है वो कहता है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द सीएजी। यहाँ पे आप गौर कीजिए कि जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे अटॉर्नी जनरल, सबके सर्विस के टर्म्स कंडीशन पार्लियामेंट एज मेड बाय लॉ, मतलब जो पार्लियामेंट लॉ के द्वारा करेगी वही उनके टर्म्स कंडीशन होंगे। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है वो लाया जाता है ओल्सन एंड मार्क की बुक 1984 में, इसी नाम से न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से। डिटेंट जो है, इसको पढ़ा तो डोटेंट ऐसे या डोटेंट पढ़ा जाता है। ये है कि जब आपका बहुत टेंशन किसी दो पार्टी में हो जाए, उसमें थोड़ी सी रिलेशन में जब थोड़ी रिलैक्सेशन होती है, उसको डिटेंट बोलते हैं। ये लेट 1960s में यूएसएसआर और यूएसए के बीच में थोड़ी डिटेंट हुई थी, तो काफ़ी सारे संधि उंधी और आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी इन सब पे बातचीत हुई। हु रोड द सिविक कल्चर, वेरी फेमस बुक इन 1963, जिसमें पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच को एक्सपाउंड किया गया था। 3 टाइप के कल्चर आपको याद होगा, सब्जेक्ट, पार्टिसिपेटिव एंड पैरोकियल। आलमंड एंड सिडनी भर्बा। यहाँ पे डेविड ईस्टन दिख रहे हैं, जिन्होंने कि फेमसली कहा था कि पॉलिटिक्स इज ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू। बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल दोनों के इंटेलेक्चुअल फादर के तौर पे। एंड ऑलमैन एंड पावल जो है डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे बुक के लिए खासे जाने जाते हैं। एंड लास्की अगेन यहाँ देख रहे हैं। पॉजिटिव लिबर्टी जो है उसको आप टीएच ग्रीन एंड रूसो इन सब से जोड़ सकते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट है इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी जो है, इसे आप बर्लिन ने 2 खांचे में बांटा, और किसी थिंकर को सीधा सीधा डालना कि ये पॉजिटिव लिबर्टी के खाने में है और इसमें बहुत डिफिकल्ट है। लाइक जेएस मिल के जो बहुत सारे जो लिबर्टी के थॉट है पॉजिटिव की तरफ भी जाते हैं और निगेटिव की तरफ भी, चलिए टीएस ग्रीन यहाँ कह सकते हैं। The first Minnowbrook conference was commissioned in 1968। सेकेंड 20 साल पे होती है, सेकेंड हुआ 1988, जिससे निकला एनपीएम। फर्स्ट से निकला था एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड से निकला न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और थर्ड हुआ था 2008 में, जिससे गुड गवर्नेंस निकला। अब थर्ड जो है 2028 में होना चाहिए। द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसमें से किसके साथ एसोसिएट आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। डुवर्जन, सार्टरी जो है वो काफ़ी इंपेरिकल थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, वोटिंग एंड अदर्स पे, पार्टी सिस्टम पे। डेविड ईस्टन एंड रॉबर्ट डेल जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच नहीं। लेवी स्ट्रॉस तो बिल्कुल नहीं जाने जाते, उसके लिए एवी डाइसी जरूर जाने जा सकते हैं, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट दिया। आलमंड एंड ब्लॉन्डल दोनों काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से। इनकी बुक जो है ए डेवलपमेंटल अप्रोच, आलमंड एंड पावल का, ये भी बहुत फेमस है। और आलमंड एंड ब्लॉन्डल भी काफ़ी काम उन्होंने किया इंस्टीट्यूशन। वैसे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में 3 थिंकर जो हैं, जेम्स ब्राइस, लॉवेल एंड ऑट्रो ग्रॉस्की, ये तीनों को जरूर याद कर लीजिए। Who said rights are those conditions of social life without which no man can be at his best self। अभी 3 बार आपने लास्की को देखा, अब लास्की की ये कथन है। बोसानक्वेट भी इसी टाइप के लगभग जो है कथन देते हैं, राइट्स के बारे में एथिकल मानते हैं। और हेगल जो है वो तो ये कहते हैं कि एक स्टेट में ही रह के एक इंडिविजुअल को ऑब्जेक्टिव जो है राइट्स एंड फ्रीडम प्राप्त हो सकता है। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो है, एक बहुत ही फेमस पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर लॉयटार्ड लिखते हैं, जिन्होंने कि डिबंक किया था मेटा नैरेटिव या ग्रैंड नैरेटिव की थ्योरी को। फूको यहाँ दिखते हैं, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट के फादर कहे जा सकते हैं, जो डिस्कोर्स थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, पावर को एक अलग तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए जाने जाते हैं, पावर नॉलेज नेक्सस के लिए भी जाने जाते हैं। हेडेगर का भी बहुत सारे थ्योरी को आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, एंड लैकान एक साइकोलॉजिस्ट, इनके बारे में भी पता होना चाहिए थोड़ी बहुत। रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन, एम एन रॉय की बुक है। According to Marx, the governing principle in the stage of communism will be this: from each according to his ability, to each according to his need। मतलब जो जितना
जिसको ज़रूरत हो मिलेगा और जो जितना काम कर सकता है एबिलिटी उतना काम करेगा। सोशल प्रोडक्शन में एज ए इक्वल इंडिविजुअल जब जुड़ता है तो मार्क्स के अनुसार कम्युनिज्म आती है। कोई ऊंच कोई नीच नहीं, कोई कैपिटलिस्ट नहीं, कोई वर्कर नहीं, और जो जितनी जिसकी एबिलिटी उतना वो कंट्रीब्यूट करे सोशल प्रोडक्शन में, और जिसको जितना नीड उस प्रोडक्शन के प्रॉफिट से ले ले। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य महिला समाज? ऑफ कोर्स पंडिता रमाबाई, जिन्होंने मुक्ति सदन की भी स्थापना की। द आर्ट ऑफ वॉर जो है कई कई ऑथर ने लिखा है इसमें। यहाँ पे तो आपको मैकेवेली दिखते हैं, लेकिन सुन जू ने भी लिखा है, एंशिएंट चाइनीज ऑथर, और माओ जेडोंग ने भी लिखा है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल जो है रिलेटेड था, 1997 में आया था, इसको कॉप 3 भी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसमें लीगली बाइंडिंग एमिशन टारगेट दिया गया था ग्रीन हाउस गैसेस का डेवलप्ड कंट्री को, लेकिन डेवलप्ड कंट्री ने एक मुहिम चला करके उसको कभी ठीक से लागू होने नहीं दिया। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में जाके लागू हुई आधे अधूरे मन से, और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में इसको चेंज करके एक वॉलेंटरी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन एनडीसी प्रिंसिपल पे ले आया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रिक्स मेंबर? आपको पता है बी स्टैंड फॉर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसमें आयरलैंड तो कहीं आता नहीं है, बाकी ये 3 है। विच ईयर वॉज द कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी CTBT साइन हुआ? ये 1996 में। इंडिया, ध्यान दीजिएगा, ना तो NPT और ना ही CTBT और ना ही NPTW जो लेटेस्ट है, उन तीनों को इसने साइन इंडिया ने, हम लोगों ने नहीं किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस? IMF और वर्ल्ड बैंक जो है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं, क्योंकि ब्रेटन वुड में, जो कि शायद हैम्पशायर में है USA में, वहाँ पे 1944 में बैठक होती है। उसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मतलब एक प्लान बनता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में। 2 तो बन गई, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, तीसरी थी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कभी बन नहीं पाई। तो एक UN की ऑर्गेनाइजेशन थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, वही काम करता रहा ट्रेड के लिए। बाद में 1995 में इसका नया अवतार सामने आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन अभी जो है मेन जो इकोनॉमिक गवर्नेंस जो वर्ल्ड में होता है, WTO, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इसमें से ये दोनों ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन जाने जाते हैं। हु अपॉइंट्स द लोकायुक्ता? तो लोकायुक्ता को कौन अपॉइंट करेगा? ऑफ कोर्स गवर्नर करेगा, क्योंकि ये स्टेट में होता है, और लोकपाल को प्रेसिडेंट। ऑन विच डेट नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार जब आती है, तो जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था, प्लानिंग कमीशन के नए अवतार के फॉर्म में नीति आयोग को एस्टैब्लिश होता है। ध्यान रखिएगा कि ना तो प्लानिंग कमीशन के लिए और ना ही नीति आयोग के लिए कोई एक्ट लाया गया, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कोई व्यवस्था है। ये सिंपली एक कैबिनेट के रिजोल्यूशन से दोनों संस्था बनी है। इसको इसलिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कह सकते हैं। Who wrote Sexual Politics? A very, very important feminist book by Kate Millett. जूडिथ बटलर यहाँ जानी जाती हैं, जो जेंडर ट्रबल नाम के बुक के लिए जानी जाती हैं, जेंडर एज ए परफॉर्मेंस के लिए भी इस थीसिस के लिए जानी जाती हैं। गायत्री स्पिवैक जो है वो कैन द सबअल्टर्न स्पीक नाम के बुक के लिए जानी जाती है, सबअल्टर्न एंड पोस्ट कॉलोनियलिस्ट थिंकर के रूप में। Who described the Constituent Assembly of India as nation on the move? तो Constituent Assembly को माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया एंड मेनी अदर तरह से विशेषण दिया गया है। यहाँ पे नेशन ऑन द मूव जो है नेहरू जी ने कहा था। Which schedule of the Constitution of India specifies the allocation of power between union and state? तो 7th Constitution, इसके साथ में जो आर्टिकल 246 है उसको भी याद रखिए, वो भी इसको रेफर करता है। 3 डिवीजन है, यूनियन लिस्ट जिसमें 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट जिसमें 61 सब्जेक्ट हैं, और कंकरेंट लिस्ट देख लीजिएगा। कंकरेंट में आई डोंट रिमेंबर कि एग्जैक्ट कितने नंबर है, लेकिन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, जिसमें से कंकरेंट लिस्ट मतलब ये हुआ कि उस पर यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों एक्ट बना सकते हैं। लेकिन यदि दोनों एक्ट बनाते हैं तो यूनियन का जो एक्ट है वो प्रिवेल अपॉन करेगा यदि कोई क्लास होती है। इसके अलावा यदि इन तीनों लिस्ट में कोई ऐसी एंट्री है जो वेग है, नहीं है, उसको रेसिडुअल पावर कहते हैं, तो वो यूनियन पार्लियामेंट के पास है।
हु सेड पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी इक्वलिटी इज मिथ। ये फेमस कथन जो है GDS कोल का है। ये सब जो थॉट है ये एक तरह का सोशलिस्ट थॉट है कह लीजिए, या कम्युनिटेरियन थॉट है कि आप इकोनॉमिक इक्वलिटी यदि आप नहीं लाते हैं, सब्सटेंटिव इक्वलिटी नहीं लाते हैं, तो एक लिबर्टी केवल पॉलिटिकल इक्वलिटी ही क्या बात है। हु कॉइंड द टर्म द कांग्रेस सिस्टम, ये रजनी कोठारी की थेसिस है। इसी को जो है, मतलब कांग्रेस सिस्टम मतलब क्या था, जो वन पार्टी डोमिनेंस को उन्होंने कांग्रेस सिस्टम कहा था। इसी को मॉरिस जॉन्स जो हैं वो सिंगल पार्टी डोमिनेंट सिस्टम कहते हैं। अब तो खैर अब आप कह सकते हैं कि शायद कुछ साल में बीजेपी सिस्टम भी कहा जा सकता है, जहां पे कि बीजेपी एक उसी तरह की हेजोमोनिक पार्टी इंडिया में हो सकती है जैसे कांग्रेस जो है फर्स्ट 15 ईयर में थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम वेरी हैप्पी कि इस लेट इवनिंग में थोड़ा टाइम चुरा के जल्दी से इस क्यूरियस पेपर को, जिससे कि काफ़ी, और इस टाइप के पेपर बहुत अच्छा इसलिए होता है कि यही पेपर मेरे हिसाब से हर एग्जाम में पूछना चाहिए। इससे अधिक टफ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पेपर 50 है, जो बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे इसमें 40 लाएंगे, और 40 के ऊपर वाले कंप्लीट करने चाहिए। इसमें करीब 5-6 क्वेश्चन टफ हैं, 15-20 क्वेश्चन बहुत आसान है, 15-20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। गुड मिक्स ऑफ क्वेश्चन। जिन्होंने मुझे जिन स्टूडेंट ने इसे भेजा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखता हूँ मेरे पास 1-2 और पेपर आपने भेजा है, लेकिन वो इतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये सबसे लेटेस्ट पेपर है, इसके पहले का पेपर थोड़ा उठपटांग पूछते पाए गए हैं, लेकिन फिर भी यदि टाइम मिला तो उसको भी एनालाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर आपको याद दिला रहे हैं, यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, JMI, MU, सेपेटो, रीसप, CPG या इस तरह के एग्जाम जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना नेम, टेलीग्राम ID और मोबाइल नंबर भेजें paulsciencehelp@gmail.com को। यदि आप नेट JRF बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपना डिटेल भेजें paulsciencehelp@paulsciencehelp.in पे। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की भरसक कोशिश करता हूँ। मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।